नमस्कार। आज बात करते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया के एक बहुत ही मशहूर और मजेदार आइडिया की। नाम है मैजिक फॉर्मूला। हाँ, नाम से ही लगता है कि कोई जादू की छड़ी है। बिल्कुल, जिसे बनाया है जाने माने निवेशक और प्रोफेसर जोएल ग्रीनब्लैट ने। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास इन्वेस्टोपीडिया का एक लेख है और साथ ही ग्रीनब्लैट की अपनी किताबें भी हैं, द लिटिल बुक दैट बीट्स द मार्केट और यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस। तो हमारा मिशन ये समझना है कि क्या ये फॉर्मूला सच में कोई जादू है, और अगर इसका जादू अब कम हो गया है तो क्या इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो आज भी काम का है। सही बात है। तो चलिए इसे जरा खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले ये मैजिक फॉर्मूला आखिर है क्या भला? काश ये सच में जादू होता। असल में एक बहुत ही सीधी साधी नियमों पर आधारित स्ट्रैटेजी है। नियमों पर आधारित? हाँ, ग्रीनब्लैट का कहना था कि अगर आपको सिर्फ दो चीजें मिल जाएं, एक अच्छी कंपनी और वो भी सस्ते दाम पर, तो आप लंबे समय में बाजार को आसानी से हरा सकते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला बस उन्हीं दो चीजों को ढूंढने का एक तरीका है। बस ये दो चीजें? ये सुनने में तो बहुत ज्यादा ही आसान लगता है। तो क्या हम सच में एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी को सिर्फ दो नंबरों से जज कर सकते हैं? इसमें कुछ तो कमी होगी। आपका शक बिल्कुल जायज है और इसी पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन इसकी खूबसूरती इसकी सादगी में ही है। तो चलिए उन दो चीजों को समझते हैं। पहली है हाई अर्निंग्स यील्ड। हाई अर्निंग्स यील्ड? हाँ, जो सस्ती कीमत ढूंढने का तरीका है। ये अर्निंग्स यील्ड, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझे? देखिए, इससे समझने का सबसे आसान तरीका है एक दुकान का उदाहरण लेना। ठीक है। मान लीजिए एक दुकान खरीदने की कुल कीमत, यानी उसका कर्जा वगैरह सब मिलाकर 1 करोड़ रुपए है। ये हुई उसकी एंटरप्राइज वैल्यू। ओके। अब अगर वो दुकान टैक्स और ब्याज चुकाने से पहले साल में 10 लाख रुपए कमाती है, तो ये उसका ईबीटी हुआ। अच्छा। तो यहाँ अर्निंग्स यील्ड हुई 10%। मतलब आप उस दुकान की कुल कीमत पर 10% कमा रहे हैं। जितनी ज्यादा यील्ड उतना सस्ता सौदा। अच्छा, तो ये बस ये देखने का तरीका है कि कंपनी अपनी कीमत के मुकाबले कितना कमा रही है। सीधा है। बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या थी? अच्छी कंपनी कैसे ढूंढे? उसके लिए ग्रीनब्लैट इस्तेमाल करते हैं हाई रिटर्न ऑन कैपिटल का। हाई रिटर्न ऑन कैपिटल ये मापता है कि कंपनी अपने बिजनेस में लगाए गए पैसे पर कितना मुनाफा कमा रही है। जैसे सोचिए, एक शेफ है जो 100 रुपए के सामान से 500 रुपए की डिश बना देता है, और दूसरा शेफ 100 रुपए के सामान से सिर्फ 150 रुपए की डिश बना पाता है। जाहिर है पहला शेफ अपने कैपिटल का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। वही एक अच्छी कंपनी है। तो ऐसी कंपनी ढूंढो जो अपने पैसे से और ज्यादा पैसा बनाने में माहिर हो, और उसे ऐसी कीमत पर खरीदो जो उसकी कमाई की ताकत के हिसाब से कम हो। एकदम सही। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या बस इन दो चीजों वाली टॉप कंपनियां खरीद लें? लगभग। प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित है। आप सभी कंपनियों की एक लिस्ट बनाते हैं, फिर उन्हें इन दोनों पैमानों पर अलग अलग रैंक करते हैं। सबसे अच्छी अर्निंग्स यील्ड वाली कंपनी को रैंक 1, फिर 2, और इसी तरह पहली चीज रिटर्न ऑन कैपिटल के लिए करते हैं। अच्छा, दोनों की अलग अलग रैंकिंग। हाँ, और आखिर में दोनों रैंक को जोड़कर एक फाइनल रैंक बनाते हैं। जिन कंपनियों की फाइनल रैंक सबसे अच्छी हो, आप उनमें से 20-30 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बना लेते हैं। और इसे हर साल बदलते रहते हैं? हाँ, आप हर महीने 2-3 स्टॉक खरीदते हैं ताकि आपका पैसा एक साथ बाजार में ना लगे, और एक साल बाद आप पुराने स्टॉक्स बेचकर नए टॉप रैंक वाले स्टॉक्स खरीद लेते हैं। इसमें एक टैक्स बचाने की चालाक रणनीति भी है। घाटे वाले शेयरों को साल पूरा होने से ठीक पहले बेचो और मुनाफे वालों को साल के ठीक बाद, ताकि टैक्स कम लगे। लेकिन ये हर किसी पर लागू नहीं होता है ना? हमारे स्रोतों में कुछ सीमाओं का भी जिक्र है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी बात है। ये फॉर्मूला सिर्फ बड़ी कंपनियों पर काम करता है जिनका मार्केट कैप एक खास स्तर से ऊपर हो। अच्छा। और ये बैंक और बिजली जैसी यूटिलिटी कंपनियों को हाथ नहीं लगाता। ऐसा क्यों? बैंक और बिजली कंपनियां क्या बुरी होती हैं? नहीं, बुरी नहीं होती, बस उनका बिजनेस मॉडल बहुत अलग होता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर एक बैंक के लिए कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि वही तो उसका काम है। कर्ज ही तो उसका कच्चा माल है ना? सही बात है। इसीलिए उन पर रिटर्न ऑन कैपिटल जैसे सामान्य नियम लागू नहीं हो सकते। उनकी अकाउंटिंग अलग होती है। इसी तरह विदेशी कंपनियों के शेयरों, जिन्हें एडीआर्स कहते हैं, उन्हें भी बाहर रखा गया है। ठीक है, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या ये जादू सच में काम करता है? ग्रीनब्लैट ने अपनी किताब में दावा किया था कि 17 साल तक इस फॉर्मूले ने सालाना 30% का औसत रिटर्न दिया था। 30%।
ये तो मतलब अविश्वसनीय है। बिल्कुल, और इसी दावे ने इस फॉर्मूले को इतना मशहूर बना दिया है। और वो आंकड़े सच थे उस दौर के लिए। उस दौर के लिए। हाँ, लेकिन अगर हम हाल के आंकड़ों को देखें, जैसा कि इन्वेस्टोपीडिया के लेख में बताया गया है, तो कहानी थोड़ी बदल जाती है। 2003 से 2015 के बीच किए गए एक बैक टेस्ट में पाया गया कि मैजिक फॉर्मूला ने सालाना 11.4% का रिटर्न दिया। 11.4। ये 30% तो नहीं है, पर बाजार के मुकाबले कैसा रहा? S&P 500 ने उस दौरान कितना दिया? S&P 500 ने उसी दौरान 8.7% का रिटर्न दिया। अच्छा। तो इसने बाजार को करीब 3% से हराया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत कम फंड मैनेजर ऐसा लगातार कर पाते हैं। सही है। लेकिन हाँ, वो पहले वाला जादुई रिटर्न अब नहीं रहा। कारण हो सकते हैं। पहला तो बहुत आसान है, जब कोई रेसिपी सीक्रेट नहीं रहती तो उसका स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहता, है ना? हाँ। जब ग्रीनब्लैट की किताब आई और ये फॉर्मूला मशहूर हुआ, तो हजारों लाखों लोगों ने उन्हीं स्टॉक्स को खरीदना शुरू कर दिया। अब जब किसी चीज के खरीदार ज्यादा हों तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और वो सस्ती नहीं रह जाती। मतलब फॉर्मूले की अपनी ही लोकप्रियता ने उसका असर कम कर दिया। बिल्कुल। और दूसरा कारण और भी गहरा है। बाजार का चेहरा ही बदल गया है। कैसे? ये फॉर्मूला एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए बेहतरीन था, जहां कंपनियों की कीमत उनकी फैक्ट्रियों, मशीनों, जमीन से तय होती थी। लेकिन आज की बड़ी कंपनियां जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट अपनी कमाई फैक्ट्रियों से नहीं, बल्कि कोड, डेटा, ब्रांड वैल्यू जैसी चीजों से करती हैं। सही है। ये अमूर्त संपत्ति हैं, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स। इन्हें रिटर्न ऑन कैपिटल जैसा पुराना फॉर्मूला ठीक से पकड़ नहीं पाता। तो अगर फॉर्मूले का जादू अब पहले जैसा नहीं रहा, तो क्या हम ग्रीनब्लैट को भूल जाएं? क्या ये चर्चा यहीं खत्म होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यहीं से कहानी और दिलचस्प होती है। अच्छा। क्योंकि असली खजाना वो फॉर्मूला नहीं, बल्कि वो सोच है जिस पर यह फॉर्मूला बना है। फॉर्मूला तो उस सोच का बस एक नतीजा है, और वो सोच हमें मिलती है उनकी दूसरी किताब में, यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस। अरे वाह! तो आप कह रही हैं कि असली मैजिक फॉर्मूले में नहीं, बल्कि उसके पीछे के दर्शन में छिपा है। एकदम सही। ग्रीनब्लैट का सबसे बड़ा और एक तरह से क्रांतिकारी विचार यह है कि एक आम छोटा निवेशक बड़े बड़े फंड मैनेजरों और वॉल स्ट्रीट के दिग्गजों को हरा सकता है, जबकि सारी थ्योरी, सारी किताबें कहती हैं कि यह नामुमकिन है। ये तो हिम्मत वाली बात है। बड़े फंड मैनेजर्स के पास तो हमसे कहीं ज्यादा रिसर्च टीमें होती है, कंप्यूटर्स होते हैं, जानकारी होती है। हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं? उनकी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा। ग्रीनब्लैट ने अपनी किताब में बॉब नाम के काल्पनिक फंड मैनेजर का उदाहरण दिया है, जो $12 अरब संभाल रहा है। $12 अरब? हाँ, अब सोचिए, इतना सारा पैसा लगाने के लिए उसे क्या करना होगा? वो किसी एक या दो बेहतरीन आइडिया में सारा पैसा नहीं लगा सकता। नहीं। उसे अपना पैसा 50, 100 या 150 अलग-अलग स्टॉक्स में फैलाना पड़ता है, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं ना। ये तो अच्छी बात है, इससे जोखिम कम होता है। हाँ, लेकिन एक हद के बाद ये डाइवर्सिफिकेशन बन जाता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आप इतने ज्यादा स्टॉक्स खरीद लेते हैं कि आपके सबसे अच्छे आइडिया का भी कोई असर नहीं होता। अगर बॉब का एक स्टॉक 2 गुना भी हो जाए, तो उसके $12 अरब के पोर्टफोलियो पर सिर्फ ना के बराबर असर पड़ेगा। सही बात है। दूसरी तरफ एक आम निवेशक सिर्फ 5 से 8 सबसे अच्छे स्टॉक्स चुनकर एक मजबूत पोर्टफोलियो बना सकता है। तो बड़े साइज की वजह से उनके हाथ बंधे हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, बॉब जैसी बड़ी मछली सिर्फ बड़े तालाब में ही तैर सकती है, यानी बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनियां। वो किसी छोटी गुमनाम कंपनी में $200 मिलियन नहीं लगा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर वो उस कंपनी का मालिक ही बन जाएगा, जो कानूनी तौर पे मुश्किल है। अच्छा। इसलिए उन्हें उन छोटी या अनदेखी जगहों को नजरअंदाज करना पड़ता है, जहां अक्सर सबसे अच्छे सौदे मिलते हैं। और यहीं पर आम निवेशक के लिए मौका बनता है। वो उन खुफिया जगहों पर जा सकता है जहां वॉल स्ट्रीट की नजर नहीं जाती। बिल्कुल, यही ग्रीनब्लैट के दर्शन का सार है, और इसी सोच से उनके कुछ बुनियादी सिद्धांत निकलते हैं। पहला है, अपना काम खुद करें, डू योर ओन वर्क, खास तौर पर उन जगहों पर जिन्हें दूसरे नजरअंदाज कर रहे हैं। सही है, क्योंकि वहां कोई और रिसर्च करके नहीं देगा। एग्जैक्टली। दूसरा सिद्धांत मुझे बहुत पसंद आया, विश्लेषकों पर भरोसा ना करें, डोंट ट्रस्ट एनालिस्ट्स। हम हर रोज बिजनेस चैनलों पर एक्सपर्ट्स को खरीदो या बेचो की सलाह देते हुए देखते हैं। ग्रीनब्लैट तो साफ कहते हैं कि उनकी बातों पर ध्यान मत दो। ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये सुनने में अजीब लगता है, पर इसके पीछे ठोस वजह है। ज्यादातर विश्लेषकों का झुकाव हमेशा खरीदने की सलाह देने की तरफ होता है। ऐसा क्यों? क्या है कि अगर वो किसी कंपनी के बारे में बेचने की सलाह देंगे, तो वो कंपनी नाराज हो सकती है और उन्हें जानकारी देना बंद कर सकती है। दूसरा, वे झुंड में सोचते हैं। झुंड में? हाँ,
अकेले गलत होने से ज्यादा सुरक्षित भीड़ के साथ गलत होना है। अगर सब गलत हुए तो किसी की नौकरी नहीं जाएगी। नैतिकता वाली बात तो बहुत सही है। उनका तीसरा सिद्धांत क्या है? तीसरा सिद्धांत है अपने मौके चुने, पिक योर स्पॉट्स। ये क्रिकेट की तरह है। अच्छा। आपको हर गेंद पर बल्ला घुमाने की जरूरत नहीं है। शेयर बाजार में कोई स्ट्राइक आउट नहीं होता। आप महीनों या सालों तक इंतजार कर सकते हैं और जब वो एक आसान परफेक्ट गेंद आए जिस पर आप चक्का मार सकते हैं, सिर्फ तभी बल्ला घुमाएं। मतलब धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। और आखिरी सिद्धांत जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, ऊपर नहीं नीचे देखें, लुक डाउन नॉट अप। इसका क्या मतलब है? ये महान निवेशक बेंजामिन ग्राहम के मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा का मार्जिन के सिद्धांत से आता है। इसका मतलब है किसी भी निवेश में ये देखने से पहले कि आप कितना कमा सकते हैं, हमेशा ये देखें कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना खो सकते हैं। अच्छा। अगर आपके नुकसान की संभावना बहुत कम है तो मुनाफा अपना ख्याल खुद रख लेगा। अरे वाह। और अगर हम इसे वापस मैजिक फॉर्मूला से जोड़ें तो उसका हाई अर्निंग्स यील्ड वाला हिस्सा, तो वो तो इसी सिद्धांत को लागू करने का एक तरीका है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक हाई अर्निंग्स यील्ड वाली कंपनी खरीदना असल में एक सुरक्षा मार्जिन के साथ खरीदने जैसा ही है। आप कंपनी की कमाई की ताकत के लिए कम कीमत चुका रहे हैं, जिससे आपके नुकसान का खतरा अपने आप कम हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वो फॉर्मूला हवा में नहीं बना था, वो इसी गहरी निवेश सोच का एक प्रोडक्ट था। तो इन सभी स्रोतों से हमें क्या सीख मिलती है? ऐसा लगता है कि मैजिक फॉर्मूला एक सरल, नियमों पर आधारित वैल्यू इन्वेस्टिंग की रणनीति है। सही। ये दो बेहद शक्तिशाली विचारों पर केंद्रित है। अच्छी कंपनियां खरीदो और उन्हें सस्ती कीमतों पर खरीदो। हाँ, और भले ही इसका जादुई 30% का रिटर्न अब शायद हकीकत ना हो, लेकिन इसके पीछे के सिद्धांत आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं, शायद पहले से भी ज्यादा। ये अनुशासन सिखाता है, ये निवेश से डर और लालच जैसी भावनाओं को दूर रखता है, और ये निवेशकों को एक सिद्ध निवेश दर्शन की ओर मार्गदर्शन करता है। तो असली फायदा फॉर्मूला में नहीं बल्कि मानसिकता में है। बिल्कुल। असली फायदा शायद फॉर्मूला खुद नहीं, बल्कि वो मानसिकता है जिसे ये बढ़ावा देता है, तर्कसंगत, धैर्यवान और उन मौकों की तलाश में रहना जहां दूसरे नहीं देख रहे हैं। जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। हाँ। ग्रीनब्लैट ने अपनी किताब में स्पिन ऑफ, मर्जर और दिवालियापन जैसी स्थितियों को निवेश के खुफिया ठिकाने बताया था। सही। ये वो जगह थी जहां जानकारी की कमी और अनिश्चितता के कारण बड़े निवेशक ध्यान नहीं देते थे। सही। और आम निवेशकों को बेहतरीन मौके मिल सकते थे। आज के टेक्नोलॉजी और हाई स्पीड ट्रेडिंग वाले बाजार में जहां जानकारी पल भर में सबके पास पहुंच जाती है, एक आम निवेशक के लिए ऐसे अनदेखे मौके कहाँ मिल सकते हैं?